अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को एनिमल पोएट भी कहा जाता है? बिल्कुल, आज हम एक ऐसे पोएट के बारे में बात करेंगे जो कि एनिमल पोएट के नाम से फेमस हैं बहुत ज़्यादा। तो उन पोएट का फुल नेम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज़, जो बहुत ही फेमस मॉडर्न पोएट हैं। और गाइस, इनकी जो पोइम्स हैं ना, उनमें एनिमल इमेजरी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड द इमेजरी ऑफ एनिमल्स ही प्रेजेंटेड इन हिज पोएम्स इज़ सो रियलिस्टिक। यहाँ पर टेड ह्यूज़ के कुछ वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस पोएम्स लिखी हैं, द हॉक, द थ्रश, द पाइक, द बुल, द थॉट फॉक्स, दैट मॉर्निंग, और भी बहुत सारी पोइम्स हैं इनकी। और इनकी पोइम्स पढ़ने के बाद इस तरह लगता है दैट वी आर एंटरिंग इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय नेचर एज वेल एज विद द एनिमल्स। So in today's lecture, we are going to read the most famous work, the most famous poem of Ted Hughes, that is The Thought Fox. तो बेसिकली ये पोएम किस बारे में है कि एक राइटर जो हैं उनके राइटिंग के प्रोसेस के बारे में है। That a writer is sitting alone in the room and he is just trying to compose a poem, and then what happened? An inspiration comes into his mind. वो इंस्पिरेशन क्या है? वो फोक्स है। वो फोक्स उसके माइंड में आती है, वो इंस्पिरेशन बनकर आती है। और फिर देखते हैं कि पोएट के साथ नेक्स्ट क्या होता है। तो टाइटल की अगर हम बात करें, द थॉट फॉक्स, टाइटल जो है वो एनिमल इमेजरी पर डिपेंड करता है। एनिमल इमेजरी शो कर रहा है और इमेजिनेशन को भी शो कर रहा है। And this poem was composed in 1956. So let's start the poem. I imagine this midnight moment's forest. Something else is alive beside the cloak's loneliness and this blank page where my fingers move. So in the very first line, ये जो word I use हुआ है, ये poet खुद अपने आप की बात कर रहे हैं। स्पीकर यहाँ पर कह रहा है कि आई एम इमेजिनिंग द फॉरेस्ट इन द मिडनाइट, समथिंग एल्स इज अलाइव। सो दिस लाइन शोज दैट देयर इज एन अदर प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट एंड विच इज अलाइव। सो पोएट हियर इज नॉट अलोन, देयर इज समथिंग दैट इज अलाइव बिसाइड्स द क्लोक लोनलीनेस। अब क्लोक लोनलीनेस का मतलब ये है कि क्लॉक की जो टिकिंग होती है, टिक टिक क्लॉक जब करती है तो तभी हमें ज़्यादा क्लॉक की टिक टिक सुनाई देती है, जब बिल्कुल खामोशी होती है और सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही होती है। सो क्लॉक की टिकिंग जो है वो लोनलीनेस को, वो सॉलिट्यूड को शो करती है। तो पोएट यहाँ पर एक कंट्रास्टिंग इमेज शो कर रहे हैं कि बिसाइड्स द क्लॉक लोनलीनेस, यहाँ पर कुछ और भी है, एक और प्रेजेंस है जो कि अलाइव है, जो जिंदा है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, ये शो कर रहा है कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि ये पोएम किसके रिलेटेड है, कि एक पोएट है जो राइटर होता है, उसकी राइटिंग के प्रोसेस को शो करी है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि अभी जो मेरा पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक है, जिस पर मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं, अभी कुछ कंपोज नहीं किया पोएट ने। और इस टेंसा में जो पोएट बात कर रहे हैं ना कि समथिंग एल्स इज़ अलाइव हेयर, तो यहाँ जो अलाइव है, जो एक और प्रेजेंस पोएट को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ और भी है, मेरी लोनलीनेस के अलावा यहाँ पर कुछ और भी है जो प्रेजेंट है और वो अलाइव है। तो वो क्या शो कर रहा है? वो है पोएट का आइडिया, इंस्पायरेशन है वो। और वो इंस्पायरेशन क्या होगी? वो एक फॉक्स है, फॉक्स की शक्ल में वो सामने आएगी पोएट के सामने। अब नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर।
इस लाइन में हमें शो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डार्कनेस आउटसाइड द विंडो. देयर आर नो स्टार्स, नो लाइट्स, बिल्कुल डार्कनेस है. और हम इस तरह भी इसके मीनिंग्स ले सकते हैं कि अभी जो पोइट का माइंड है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है. समथिंग मोर नियर मीन्स के ऊपर वाली लाइंस में जो पोइट ने बात की थी एक प्रेजेंस की कि कुछ है यहाँ पर मेरी लोनलीनेस के अलावा जो कि अलाइव है. तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि वो मेरे और करीब आती जा रही है. और रियल में तो वो पोइट की इंस्पायरेशन है, वो पोइट का आइडिया है जो अभी पोइट के माइंड में आहिस्ता आहिस्ता से वो करीब आता जा रहा है. Though deeper within the darkness is entering loneliness. कि वो जो प्रेजेंस है, वो आइडिया जो है, that lies deep in the mind of poet. अब नेक्स्ट लाइन is entering loneliness. इस स्टेंजा में पहले पोइट ने बात की थी ना कि समथिंग मोर नियर, कि उसके करीब कुछ आ रहा है, वही उसका जो उसकी जो इंस्पायरेशन है, उसका आइडिया जो है. अब पोइट उसी इंस्पायरेशन की बात कर रहा है कि दैट इंस्पायरेशन और आइडिया इज़ इंटरप्टिंग माई लोनलीनेस. कोल्ड डेलिकेटली एज डार्क स्नो अ फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ. सो इन लाइन्स में पोइट उस प्रेजेंस की बात कर रहा है कि वो प्रेजेंस किस तरह की है. लाइक अ डार्क स्नो, जैसे बिल्कुल धुंधलापन होता है ना, स्नो जब होती है, फॉलिंग स्नो होती है और वो धुंधली होती है, इस तरह की वो कोल्ड है और वो डेलिकेट है. अ फोक्स नोज टचेस ट्विग लीफ. अब यहाँ पर फोक्स को जो मेटाफोरिकली पोइट ने पोएम में यूज़ किया है, यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है उन्होंने कि जैसे फोक्स जो है वो लीफ को टच कर रही हो. तो ये लाइन सिंबलाइज कर रही है पोइट की थॉट्स को, कि पोइट के माइंड में भी इसी तरह से थॉट्स अभी आ रही हैं, बट अभी हल्की हैं, वो डिम हैं, अभी क्लियर थॉट्स नहीं आई पोइट के माइंड में. टू आइज सर्व अ मोमेंट दैट नाउ and again now and now and now. So these lines are indicating that the thoughts and the ideas in the mind of poet are taking shape. ये जो थॉट्स और आइडियाज़ पोइट के माइंड में आ रहे हैं, ये और क्लियर होते जा रहे हैं. एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ. तो ये जो वर्ड्स बार बार पोइट ने रिपीट किए हैं, ये पोइट एम्फसाइज कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है कि उसकी जो थॉट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही हैं और उसकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है. तो इस स्टेंजा में पोइट ने अपनी इंस्पायरेशन को, जो इंस्पायरेशन एक आइडिया उसके माइंड में आया है, कोई क्रिएटिविटी आई है, उसको किसके थ्रू शो करवाया है, फॉक्स के ज़रिए. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो वाइट. अब जो वो फॉक्स की पहले नोज़ नज़र आई है पोइट को और देन 2 आइज़ नज़र आई हैं, तो अब उसके फुटप्रिंट्स भी जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं. बट अगर हम इसके मीनिंग्स देखें, डीपर मीनिंग और देखें इस लाइन का, तो वो ये बनता है कि जो पोइट की थॉट्स थी, जो उसकी इमेजिनेशंस थी, अब वो प्रिंट आउट हो गई हैं पेज पर. और स्नो वाइट यहाँ शो कर रहा है कि वो बिल्कुल स्नो वाइट मीन्स कि ब्लैंक है, वाइट था बिल्कुल पेज, और अब वो प्रिंट आउट हो गया है. उसकी जो थॉट्स पहले माइंड में थी वो अनक्लियर थी, आहिस्ता आहिस्ता से वो क्लियर होना स्टार्ट हुई, और अब क्या है कि वो देख रहा है कि पेज पे प्रिंट्स आ गए हैं, मतलब कि उसकी क्रिएटिविटी पेज पर आ गई, अब उसने कुछ लिखा है. Between trees and barely a limb, shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come. पहले पोएट को
फील होता है कि फॉक्स की नोज़ जो है वो टच कर रही है पत्ती को, दरख्त की पत्ती को। देन उसको उसकी आइज़ नज़र आती हैं। देन क्या होता है कि उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसकी फुल बॉडी जो है वो शो होने लग गई है। बट रियल में अगर हम बात करें, लेकिन वो तो पोएट का आइडिया है ना, उसकी इमेजिनेशन, उसकी थॉट है वो जो एक थॉट थी उसकी, वो अब एक फुली फॉर्म्ड आइडिया बन गया है। अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस ब्रिलियंटली कंसंट्रेटली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। सो इन लाइंस में शो हो रहा है कि जो पोएट का आइडिया था उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। और ये जो वर्ड्स हैं वाइडनिंग, डीपनिंग, ग्रीननेस, ये शो कर रहे हैं कि उसका आइडिया और एक्सपैंड हो गया है, प्रोफाउंड हो गया है, मोर क्लियर हो गए हैं उसके आइडियाज़। कमिंग अबाउट इज़ इट्स ओन बिजनेस। सो ये लाइन शो कर रही है कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो इंस्पिरेशन होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो इनसाइड होती है, वो इंसान के अपने माइंड से आती है, ठीक है। वो आउटसाइड नहीं होती, वो नेचुरली होती है। और ये लाइन शो कर रही है कि इसकी जो इमेजिनेशन थी, इसके जो आइडिया था, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। टिल विद अ सडन शार्प hot stink of fox, it enters the dark hole of head. The window is starless still, the clock ticks, the page is printed. यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स, मीन्स के एक इमीडिएट आइडिया, एक सडन आइडिया जो पोएट के माइंड में आया था, एक प्रेजेंस ऑफ फॉक्स आई थी। तो वो यहाँ कह रहा है इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ हेड, मीन्स टू से वो अपने दिमाग की बात कर रहा है, अपने माइंड की बात कर रहा है कि वो डार्कनेस में एक आइडिया आया था, एक वो अपने हेड को डार्क होल कह रहा है कि उसमें एक सडन आइडिया आया था। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स। इट मीन्स कि विंडो पहले भी स्टारलेस थी, बिकॉज उसने पहले भी बताया कि बाहर बहुत डार्कनेस है, देयर इज़ नो स्टार, आई कांट सी एनी स्टार। और अभी भी जो विंडो है इट इज़ स्टारलेस। और क्लॉक जो है उसकी भी टिकिंग अभी भी है, पहले भी हो रही थी, क्लॉक टिक टिक कर रही थी, अब भी टिक टिक कर रही है। द पेज इज़ प्रिंटेड, लेकिन अब क्या तब्दील हुआ है, क्या चेंज हुआ है? पेज पहले ब्लैंक था, बिल्कुल खाली था, अब वो प्रिंट हो गया। तो ये पूरी पोएम जो थी ये एक प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग अ पोएम थी, कि मतलब एक जो राइटर होता है वो किस तरह से पोएम्स को राइट करता है, कि पहले वो लोनलीनेस में बैठा होता है, देन उसका पेज जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसका माइंड भी ब्लैंक होता है, और आहिस्ता आहिस्ता से उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आती हैं, और फिर वो उनको लिखना स्टार्ट करता है, और जो आखिर पर के वो एक क्रिएटिव वर्क तैयार कर लेता है। So at the end we can say that the line "the page is printed" shows that the poet is successful in transforming his thoughts and his creative ideas into a good piece of work. मतलब कि उसने अपनी जो आइडियाज़ और थॉट्स जो थी उनको कन्वर्ट कर दिया है एक पीस ऑफ आर्ट में, एक पीस ऑफ राइटिंग में। सो बेसिकली ये पोएम किसके रिलेटेड थी? इट इज़ अ जर्नी ऑफ राइटिंग अ पोएम, इट इज़ अ जर्नी ऑफ कंपोजिंग अ पोएम। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।